Hello, everybody, and welcome to my channel, Learn with Piyush. Today we will continue this chapter, The Tiger King, जो कि हमारे विस्तास टेक्स्ट बुक से लिया गया है और इसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर रखा है। और अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके देखिए, क्योंकि तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा अच्छे से। अदरवाइज़ यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड what I will be explaining. So better it will be for you to watch the whole first part for the better understanding. और तो अब हम पढ़ेंगे सीधे सेकंड पार्ट। और यहाँ पे दे रखा है कि क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। मतलब वो जो राजकुमार थे क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, वो दिन ब दिन लंबे और चौड़े, मतलब हट्टे कट्टे होते जा रहे थे। फिज़िकली वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते जा रहे थे। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। मतलब कि उनके बचपन में, राजकुमार के बचपन में ऐसी कोई जादुई घटनाएं नहीं हुई थी। जादुई मतलब कोई ऐसी चीज़ें जिस पे विश्वास कर पाना मतलब वेरी मुश्किल। कोई भी ऐसी घटनाएं, उस घटना को छोड़ के जब उन्होंने जन्म लिया था और उनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि ये जो है एक टाइगर के द्वारा मारे जाएंगे, उस भविष्यवाणी के द्वारा। और फिर उनके बाद जो उनका जवाब आया था, बीइंग अ न्यू बॉर्न बेबी, उन्होंने बोला। सो दैट वाज काइंड ऑफ मिरेकल। लेकिन उसके बाद कोई भी मिरेकल उनके थ्रू आउट द चाइल्डहुड, कोई मिरेकल ऐसी देखी नहीं गई। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वॉज ब्राउट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, tutored in English by an English man, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. अब यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि उस टाइम पे, जिस टाइम की ये स्टोरी दे रखी है, उस टाइम पे इंग्लिश कल्चर का कितना बोलबाला था या फिर कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। मतलब लोगों को ये लगता था कि अगर आप कोई भी चीज़ इंग्लिश कल्चर में करते हैं तो आपकी रॉयल्टी बढ़ती है। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितने भी इंडियन स्टेट्स के राजा थे, राजकुमार थे, जो भी राजकुमार थे स्पेशली, वो उनकी परवरिश जो है वो इंग्लिश कल्चर में ही होती थी। जैसे कि वो इंग्लिश काऊ के ही दूध पिया करते थे सारे राजकुमार। और उनके लिए एक अंग्रेज नैनी, मतलब दाई कह सकते हैं, जो उनकी देखरेख करती थी। और वो उनकी पढ़ाई लिखाई भी एक इंग्लिश मैन से ही हुई, एक अंग्रेज से ही उन्होंने पढ़ा। वो भी क्या पढ़ा? इंग्लिश पढ़ा। एंड सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और इंग्लिश फिल्म्स के अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस, जैसे कि सेम टू सेम जैसे कि और भी राज्य के राजकुमार जो हैं वो किया करते थे, सेम परवरिश उनकी भी हुई थी। ऐसी कोई ख़ास चीज़ देखी नहीं गई। अब है व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20। केम ऑफ एज एट 20 का मतलब होता है कि जब वो 20 साल के हुए। द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स अंटिल देन केम इन टू हिज हैंड्स। मतलब जब वो 20 साल के हुए, जब वो बालिग हुए, तब जो स्टेट, उनका जो स्टेट था, जो कि कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के हाथों था। कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स एक ऐसी इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती है। वो इंस्टीट्यूशन ऐसी थी जो कि उन राज्यों की देखरेख करती थी जिसके राजकुमार अभी पल रहे हैं या बड़े हो रहे हैं, वो भी बालिग नहीं हुए। दे आर नाबालिग, मतलब बिलो 18 ईयर्स, जिनके हाथों में हम राज्य नहीं सौंप सकते। तो वो लोग तब तक उसकी देखरेख करते हैं, राजकुमार की देखरेख करते हैं, उस राज्य की देखरेख करते हैं, जब तक कि वो राजकुमार इस काबिल ना बन जाए कि उसको अब राज्य सौंप दी जाए। तो जब 20 साल के हो गए जंग बहादुर, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, तब उनको क्या किया गया? कोर्ट ऑफ वॉर्ड से वो स्टेट लेके उनको दे दी गई। मतलब अब वो राज्य जो है उनके हाथों में आ गया, सत्ता उनके हाथों में आ गई। ये था इस पैराग्राफ का मतलब। और इस पैराग्राफ से जो बेसिकली एक चीज़ निकल के आती है वो ये है कि इन्फ्लुएंस ऑफ द इंग्लिश कल्चर एट दैट टाइम इन इंडिया, कि लोग इंग्लिश कल्चर में
पलना और बड़ा होना जो है वो एक बहुत ही शान की बात समझते थे। तो यहाँ से ये क्लियर होके आता है। एंड नथिंग मिरेकल्स हैपेंड except the only one that has taken place during his birth. So this was all the summary or meaning or explanation of this paragraph. अब है but everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. लेकिन उस राज्य में, वो जो साम्राज्य था उसमें एक एक व्यक्ति को पता था कि उसने कि वो एस्ट्रोलॉजर जो था उसने क्या प्रेडिक्शन की थी। तो ये बात सबको मन ही मन पता थी, सबको ये बात, सबको मालूम था कहीं ना कहीं ये बात कि अच्छा ये प्रेडिक्शन है, सबको ये बात याद थी अच्छे से। मेनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, स्लोली इट केम टू महाराजाज ईयर्स। अब उसमें से जो है बहुत सारे लोग जो हैं ये डिस्कस करते रहते थे जनरल बेसिस पे, या फिर वो डिस्कस करते गए और कि उस एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन ये थी, उसने ऐसा ऐसा कहा, उसने वैसा वैसा कहा, और धीरे धीरे ये बात फैलती गई और ये बात एक दिन महाराजा के कानों तक पहुंची। मतलब महाराजा को इस बात का पता चला कि उनके साम्राज्य में, उनके राज्य में लोग जो हैं ये बातें डिस्कस कर रहे हैं। देयर वेयर इनमरेबल फॉरेस्ट्स इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। अब है कि वहाँ पे प्रतिबंधपुरम जो राज्य था उनका, जंग बहादुर का, जो कि अब महाराजा बन चुके हैं, उसमें बहुत सारे जंगल थे, मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते, इनमरेबल मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, बहुत सारे जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उस जंगल में, उन जंगलों में बहुत सारे बाघ रहते थे, टाइगर्स रहते थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। अब महाराजा जो हैं वो पहले से वो जानते थे एक पुरानी कहावत कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। अब यहाँ पे ये जो है लाइन कि यू मे किल अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे काउ को ही क्यों सिंबलाइज किया गया है। यहाँ पे कुछ और भी जानवर ले सकते हैं, जैसे बकरी, गधा, कुछ भी ले सकते थे हम कि लेकिन हमने गाय को ही लिया। वो इसीलिए क्योंकि गाय को इंडिया में बहुत ही पायस क्रिएचर मानते हैं, हम पायस जानवर मानते हैं, बहुत पवित्र चीज़। और इंडिया में, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है, गाय की हम पूजा करते हैं बेसिकली। तो ओल्ड सिंह, जो पुरानी कहावतें थी कि अगर आपकी जान पे बनाती है कोई बात, मान लीजिए कोई गाय है जो पागल हो गया है और आपको मारने पे उतारू हो गया है, तो आप खुद की रक्षा के लिए आप उस गाय को भी मार सकते हैं। अगर बात आपके खुद के रक्षा पे आए, जान पे बनाए, तो आप गाय को भी मार सकते हैं, मतलब ये कोई पाप नहीं होगा। तो देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। अब महाराजा ने उस हिसाब से ये सोचा कि अगर गाय, सेल्फ डिफेंस के नाम पे अगर गाय को भी मारा जा सकता है, तो फिर बाघ को मारना, तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और ये सब बातें सोचते हुए महाराजा ने शिकार करने के लिए निकल गए। राइट, वो ये सब बातें सोचने के लिए, शिकार करने के लिए निकल गए, क्योंकि उनका एक एम था कि वो एक भी टाइगर जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जो कि मतलब वो जो प्रेडिक्शन हुई थी उसको सत्य साबित कर सके। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, ही वॉज वेरी डिटरमिन्ड कि उन्हें अब उस कहावत को झूठी साबित करनी है। मतलब वो चाहते थे कि वो जो कहावत उस एस्ट्रोलॉजर ने की थी उसे वो गलत साबित करना चाहते थे, और इसके लिए वो टाइगर हंट पे निकल गए। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब यहाँ पे है कि द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर, मतलब जब महाराजा ने शिकार के दौरान पहला टाइगर मारा, पहला बाघ मारा, तो वो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो बहुत खुश थे। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। और ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने वो जो एस्ट्रोलॉजर था जिसने ये प्रेडिक्शन की थी कि बाघ से इनकी मृत्यु होगी, उन्होंने उनको बुलवाया, महाराजा ने उसको बुलवाया और दिखाया
कि देख बुड्ढे, तूने क्या कहा था कि ये बाघ मुझे मारेगा, और देख मैंने इस बाघ को भी मार दिया है। व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहोगे, अब तुम्हारा क्या कहना है बताओ। तो अब वो एस्ट्रोलॉजर कहता है, योर मैजेस्टी, महाराज, मे किल 90 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट मतलब वो फिर रिप्लाई करता है कि महाराज, ये आप इसी तरीके से आप 99 बाघ को मार सकते हैं, बट लेकिन फिर वो एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल, मतलब फिर वो रुक गया, मतलब आगे बोलने से झिझका। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, फिर महाराज कहते हैं कि लेकिन क्या, बिना डर के बताओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या होगा आगे फिर। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। अब वो कहता है कि लेकिन आपको जो 100वां टाइगर होगा, जो 100th टाइगर होगा, उससे आपको सावधान रहना है, मतलब वो आपकी जान ले सकता है। अब महाराजा कहते हैं, व्हाट इफ़ द 100th टाइगर वेयर ऑल्सो किल्ड। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझिए कि ये जो महाराजा हैं जंग बहादुर, एक बाघ को मारने से इनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनका जो कॉन्फिडेंस है वो कितना हाई हो गया था कि वो मतलब हर चीज़ पे उनका रिप्लाई आ रहा था लाइक वेरी, मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कहीं ना कहीं। इन लाइन से यही समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। तो वो कहते हैं, व्हाट इफ़ द 100th टाइगर वेयर ऑल्सो किल्ड। अब वो कहते हैं कि अगर कि तब क्या होगा जब मैं उस 100वें टाइगर को भी मार दूं। तो अब ये महाराजा पूछ रहे हैं एस्ट्रोलॉजर से कि अगर मैंने 100वें टाइगर को भी मार दिया तो क्या। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर जवाब देता है, जब राजा पूछते हैं कि अगर मैंने 100वें टाइगर को भी मार दिया तो फिर क्या, उसके बाद क्या। तो रिप्लाई करता है ये एस्ट्रोलॉजर, ये जो देख रहे हैं आप, यही एस्ट्रोलॉजर था जिसने प्रिडिक्शन की थी। ओके, यही वो बुढ़ा है जिसने एस्ट्रोलॉजर की भूमिका निभाई थी, जो कि एस्ट्रोलॉजर था। और ये है हमारे महाराज, हैं। ये अभी इनसे बातें कर रहे हैं और ये विनम्र होके, चूँकि महाराज हैं वो, तो उनसे हाथ जोड़ के ही बात करेगा। तो अब ये कह रहा है कि महाराज, अगर ऐसा हुआ कि आपने 100वें टाइगर को भी मार दिया तो मैं जितने भी मेरी एस्ट्रोलॉजी के बुक्स हैं, जो भी मैं लिखता हूँ या मैंने लिखा है, वो सारे मैं फाड़ के जला दूंगा। एंड उसके बाद फिर बोलता है एंड, फिर अगेन रिपीट एंड, क्योंकि यहाँ पे ये हिचकता है, संकोच करता है बोलने से। क्या बोलता है ये कि आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट। टफ्ट मीन्स होता है टीक। टीक इन द सेंस कि आपने गौर किया होगा, चोटी एक सेंटर ऑफ द हेड पे बहुत सारे ब्राह्मण को आपने गौर किया होगा। ब्राह्मण कम्युनिटी के जो हमारे हैं उनमें पंडित होते हैं, बहुत सारे पंडित जी, उन्होंने वो एट द सेंटर ऑफ द हेड वो एक चोटी टाइप की उनकी बनी होती है, जिसको हम कहते हैं टफ्ट, टीक हम कहते हैं नॉर्मली। तो वो कहता है कि, और वो उनके लिए बहुत सम्मान की बात होती है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अगर ऐसा हो गया तो मैं अपना मूंछ कटवा लूँगा, या मैं अपने मतलब, क्योंकि मूंछ कई लोगों की शान होती है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं अपना मूंछ कटवा लूँगा, मतलब वो मतलब सबसे बड़ी बात वो अब बता रहे हैं या शर्त पे लगा रहे हैं। तो ये यहाँ पे शर्त के तौर पे ये जो एस्ट्रोलॉजर है वो कह रहा है कि मैं अपना ये जो चोटी है, ठीक है, वो मैं कटवा लूँगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और मैं अपने बाल भी मुंडवा लूँगा, छोटे करवा लूँगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। मतलब नॉर्मली एक इंश्योरेंस कंपनी में वो जॉब करने लगेगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। इनकोहेरेंट नोट का मतलब क्या है? इनकोहेरेंट नोट का मतलब होता है कि जहाँ पे क्लैरिटी ना हो, मतलब कि जो आप बात कह रहे हैं, जो आप बात बता रहे हैं, कहीं ना कहीं उस बात में क्लैरिटी नहीं है, वो बात कहीं ना कहीं सही नहीं है, या फिर वो बात आगे जाके झूठी साबित हो जाएगी, या फिर यू आर, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो यू आर अनश्योर ऑफ व्हाट यू हैव सेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि मैंने कहा कि आज बारिश होगी, ठीक है,
हम दो आदमी, मैं और कोई और, बात कर रहे हैं ऑन द वेदर कंडीशन कि आज बारिश होगी या नहीं, और मैंने कहा कि आज बारिश होगी, लेकिन मैंने इस तरीके से कहा कि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये है कि अरे मैंने बोल तो दिया है लेकिन शायद बारिश ना हो। समझ में आया? मतलब कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी मेरे अंदर खुद नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही साबित होगी या नहीं। ऑलराइट, सो यहाँ पे इनकोहेरेंट मतलब नोट का मतलब ये है कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है उसने जो भी बातें कही कि अगर राजा ने जो शर्त रखा कि अगर मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो क्या करोगे या फिर तो क्या होगा, तो उसने कहा कि मैं अपना जो है वो बाल मुंडवा लूँगा, मैं छोटा, और मैं इंश्योरेंस एजेंट जो भी उसने कहा बन जाऊँगा। वो जितनी भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं वो अनश्योर होके कह रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को अभी भी लग रहा है ये बात कि जो 100वां टाइगर होगा, जो 100th टाइगर होगा, वो कहीं ना कहीं राजा की जान ले लेगा। मतलब कि उसको अभी अपने एस्ट्रोलॉजी पे, खुद के एस्ट्रोलॉजी पे अभी भी विश्वास है। तो अब आगे वो जो 100th टाइगर है वो एबल होता है या नहीं होता है राजा को मारने में, महाराजा को मारने में, ये तो हमें आगे पता चलेगा। सो यहीं पे आई गेस सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो एंड होता है, या यहीं पे सेकेंड पार्ट एंड होता है, और अब जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड पार्ट से। सो होप इस सेकेंड पार्ट में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो आई डोंट थिंक कि मुझे रिपीट करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए, इस चैनल को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। जैसे कि या तो आपके भाई बहन जो भी आपके पैरेलली पढ़ रहे हो, जैसे क्लास 12th की मैं अभी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लास 12th की है, तो आप उन तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस चीज़ का जो है वो एक्सप्लेनेशन उनको मिल पाए, वो भी ये चैप्टर अच्छे से समझ पाएँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकूँ सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको बस एक बार आपको बस ये वीडियो देखनी है, उसके बाद फिर आपको बुक पलट के भी देखना नहीं है। और रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, तो उसके वीडियोस मैं अलग से बनाऊँगा पर्टिकुलर चैप्टर्स करके, कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दूंगा मैं एक वीडियो में, फिर नेक्स्ट चैप्टर का कर दूंगा एक वीडियो में, तो ऐसे करके ताकि सब सेगमेंट अलग हो हमारा, तो बेटर होगी कि आपको भी वीडियो ढूंढने में या फिर आपको भी सेगमेंट वाइज पढ़ाई करने में। ऑलराइट, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, और इसका जो थर्ड और नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो देख के फिर एक पार्ट वो होगा जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और जो भी पॉसिबिलिटी है जिस क्वेश्चंस की एग्जाम में पूछे जाने की, या जो सबसे ज़्यादा पूछा जा चुका है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और हम डिस्कस कर लेंगे द वे ऑफ राइटिंग आंसर्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। सो उसके लिए मैं अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा, अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि लेट मी फिनिश द चैप्टर्स फर्स्ट, देन आई विल सर्टेनली मेक द separate segment on the question answers too. All right, so I hope you have understood this second explanation, the explanation of second part, और थर्ड पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड कर रहा हूँ। तब तक आप पढ़ाई करते रहें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।